और बेटा तो न्यूक्लियाई को हम लोग समराइज करके उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। सामने देखो और ध्यान दो, विजिबल है? यस सर। ध्यान से सुनना बेटा सभी। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, ऑर्बिट्स नेगेटिवली चार्ज, ओके। न्यूक्लियस में कौन कौन है? न्यूक्लियॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स है। कोई दिक्कत? नो सर। ध्यान दीजिएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, उनमें सबसे पहला और बेसिक पार्ट है मास डिफेक्ट, ठीक है। कोई भी सिस्टम है उसका थ्योरेटिकल मास निकालते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है। तो थ्योरेटिकल मास मान लो न्यूक्लियस का ही मास निकालना है, थ्योरेटिकल मास तो कितना होगा? देखिए ध्यान दीजिए, कंटेंट को शो करते हैं जेड एक्सिस है। यस सर। तो अपन को पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, जेड हो गया क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? जेड। और बच्चे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? ए माइनस जेड। कोई डाउट है? क्योंकि ए का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यस सर। ठीक है। ध्यान देना, न्यूक्लियाई के न्यूमेरिकल्स में काम आएगा बेटा कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ जी। तो बेटे न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? जेड। और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? ए माइनस जेड। यस सर। ए का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और जेड में तो ओनली प्रोटॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? ए माइनस जेड। कोई दिक्कत? यस सर। पक्का? परफेक्ट? गर्वित? प्लीज ध्यान देना अच्छे से। तो सिस्टम का थ्योरेटिकल मास क्या होगा? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। ये मिनिमम। टोटल प्रोटॉन्स का मास क्या होगा? एक प्रोटॉन का मास एम पी, तो जेड प्रोटॉन्स का मास जेड एम पी। एक न्यूट्रॉन का मास एम एन। पूरा न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है कितने? ए माइनस जेड। डन? ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया। ये तो न्यूक्लियस का थ्योरेटिकल मास है। अब प्रैक्टिकल मास लें। प्रैक्टिकल मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब एक्चुअल मास, प्रैक्टिकल मास मतलब एक्चुअल मास, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियस का प्रैक्टिकल मास लेंगे, सपोज इससे शो कर दे इस तरह, ठीक है। तो मास डिफेक्ट कितना आएगा? थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास, ठीक है। तो मास डिफेक्ट थ्योरेटिकल मास जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास। थ्योरेटिकल मास मतलब एक्सपेक्टेड मास है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, तो ऑब्वियस सी बात है क्या एक्सपेक्टेड होगा? टोटल प्रोटॉन्स का मास ले लो, टोटल न्यूट्रॉन्स का मास ले लो, तो टोटल न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। लेकिन देखा जाए तो प्रैक्टिकली थोड़ा कम होता है, ये डिफरेंस है इसको मास डिफेक्ट का। ये मास का डिफरेंस जो था, ये जो मास का डिफरेंस है कहाँ गया? ये एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? एनर्जी फॉर्म में। एनर्जी कैसे निकालोगे? मास इक्विवेलेंस, ठीक है ना। एनर्जी मास इक्विवेलेंस होता है ना, आइंस्टाइन इक्वेशन E=mc², उसे निकाल लेंगे। और ये जो एनर्जी बनेगी इसे बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। ये न्यूक्लियस को मतलब बांध कर रखने के लिए उसके सारे मेंबर्स को, सारे न्यूक्लियॉन्स को, सारे न्यूट्रॉन्स को, सारे प्रोटॉन्स को कैप्चर करके रखेगी उधर, ठीक है। और ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी के इफेक्ट से जो भी या रिजल्टेंट बाइंडिंग फोर्स बनेगा उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और आपको पता है न्यूक्लियर फोर्स यूनिवर्स के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं, समझ लो, तो दिक्कत नहीं था। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर दैट इज ग्रेविटेशन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स, कोई दिक्कत नहीं था। तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो जो मास डिफेक्ट है किस फॉर्म में चला गया था? इन एएमयू। ये जो मास डिफेक्ट है इसकी यूनिट सिस्टम क्या होगी? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो दिक्कत कोई परेशानी नहीं था। हाँ जी, अभी एनर्जी बनाएगी बाइंडिंग एनर्जी, ध्यान देना। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एम का मास डिफेक्ट
डेल्टा एम क्या मास Mass डिफेक्ट defect. इनटू सी स्क्वायर, समझ गए? Yes. अब इसको ध्यान दो, जब भी इस पर न्यूमेरिकल आएंगे ना, क्योंकि आज अपन न्यूमेरिकल्स के लिए इकट्ठा हुए हैं, Yes, sir. जब भी इस पर न्यूमेरिकल आएगा बेटा तो ये जो मास डिफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है अपने को, प्रॉपरली इसको फॉलो करना है अपने को, तो ये जो आंसर आया तेरे पास मास डिफेक्ट का, इसको तेरे को बेटा फाइनली केजी में चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम में। किलोग्राम में चेंज करके यहाँ लिखा लिखेगा बेटा, फिर इनटू सी स्क्वायर, सी कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बेटा सी की वैल्यू रखेंगे और अपन मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा बाइंडिंग एनर्जी। ये आंसर तेरा आएगा जूल में, ठीक है, आएगा जूल में। इससे जब भी अपन प्रैक्टिकली या स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं बेटा, तो ये जनरली बेटा हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। किसमें करते हैं? Mega electron volt. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिक्कत नहीं बेटा, मेगा होता है 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है? तो दिक्कत, चलो आओ ध्यान दो, सुनो बच्चों प्लीज सुनिएगा। ये हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी, हो गया बाइंडिंग एनर्जी, सुनो ध्यान दो। अब लोग पता है प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाएगा, पहले डेल्टा एम को केजी में काउंट करो, फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो जूल में आएगा, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड करो तब जाकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, फिर हम लोग उसे मेगा में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। इतना लंबा प्रोसीजर होगा। इसके लिए न्यूमेरिकल्स में एक शॉर्ट ट्रिक होती है, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है ध्यान देना। जितना भी मास डिफेक्ट आएगा तेरे पास, उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना, सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है आंसर, ठीक है? इसका लॉजिक होता है कि 1 AMU जो मास डिफेक्ट है वो 931 या फिर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। तो 1 AMU में इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ठीक है? तो दिक्कत वाली बात नहीं 1 AMU में। अब अगर डेल्टा एम जो भी तेरे पास आया AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, उसको सीधे 931 या फिर 931.5 से मल्टीप्लाई कर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर आ जाएगा। समझ के बाद कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा बेटा, लंबा प्रोसीजर नहीं रहेगा, एक स्टेप में आंसर है। वरना क्या करना पड़ेगा, मास डिफेक्ट जो AMU में है, एटॉमिक मास यूनिट में, उसको केजी में कन्वर्ट करते सी स्क्वायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रोसीजर लंबा है। यहाँ पर तेरा सीधा आंसर है मास डिफेक्ट जो भी तेरे पास AMU में है उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करते ही नहीं आ पा रहे। बोलो कोई दिक्कत? सर पूछो। फिर सी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा उसको? ऑब्वियस सी बात है। हाँ जी सुनिए। उसको बोर्ड में कर सकते हैं। हाँ हाँ जी सुनिएगा ध्यान से, कुछ आगे की बात। सर हाँ अगर AMU को केजी में करना हो तो कैसे करेंगे? हाँ जी सुनिएगा, ये मास डिफेक्ट का पैटर्न है, ठीक है? अब बच्चों इस पैटर्न पर एक लास्ट पॉइंट और ले लें हम लोग, फिर होता है पर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना? पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी हो गया, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी इसे बोलते हैं EB बार। थोड़ा जो बाइंडिंग एनर्जी उसने कितने मेंबर्स को बांध रखा है, उन मेंबर्स का डिवाइड कर दो यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो क्लियर है, तो हमारे पास कितने मेंबर होंगे? तो ए मतलब टोटल प्रोटॉन प्लस टोटल न्यूट्रॉन, उसका अपन डिवाइड कर देंगे। बाइंडिंग एनर्जी आ गई, इस बाइंडिंग एनर्जी पूरे न्यूक्लियस को बांधा है, पूरे न्यूक्लियस को स्टेबल किया है, मतलब कितने मेंबर्स को बांध कर रखे हो बेटा? ए मेंबर्स को। तो सिंगल मेंबर के लिए कितनी एनर्जी होगी? EB/8, दैट इज EB बार। समझ में आ गई बात? कंफर्म? कोई दिक्कत है? अब बच्चों इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं, फटाफट से फाइल ओपन करो। हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों बिना टाइम बिगाड़े प्लीज ध्यान दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आयुष पढ़ना।
Calculate binding energy per nucleon of 20 Ca40 nucleus given. एक मिनट बेटा, एक बार ध्यान देना। आप देखो क्वेश्चन में ये ऑप्शन गिवन है और स्टैंडर्ड पैटर्न अपन जानते हैं। तो बेटा Z कितना हो गया 20, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितना है 20। ये मतलब मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये कितना है 40। तो ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए, Neutrons 20. आया नहीं है। सबसे पहले तो अपन ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ध्यान दे, लिखना जरूरी नहीं है। सर वो याद नहीं रहता है। हाँ सर। हाँ जी सुनिएगा, अब गिवन है में हाँ आयुष सीए को जानते नहीं क्या है, कैल्शियम तो फिर आपने बोला तो नहीं। क्या बोलते अब देखो ना, सही है। मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कैल्शियम कितना है बता अपने को, 39.962589। यू मतलब एएमयू, ध्यान रखना। बट एक बार प्लीज, फिर मास ऑफ प्रोटॉन अपने क्वेश्चन में गिवन है 1.007825 और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी गिवन है 1.008665 यू मतलब एएमयू। और बंदे ने हिंट भी दे दिया, नहीं देता तो अंडरस्टूड था 1 एएमयू या 1 यू मतलब 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए नहीं समझे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बाइंडिंग एनर्जी काउंट करनी है आपको, किसके लिए। अब देखो ये भी है ध्यान रखना, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर कैल्शियम न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, समझ गए नहीं समझे ना। अब देखो बेटा सुनना, ये लगभग श्योर है पैटर्न बोर्ड एग्जाम के ऊपर, लगभग श्योर है इसमें इस तरह क्वेश्चन आना है। ठीक है, बात समझना ध्यान से अच्छे। थोड़ा यहाँ पर क्या होगा ना, क्वालिटी वाइज कुछ नहीं है, फर्जी आइटम है, बिल्कुल फर्जी। लेकिन बेटा क्वांटिटी वाइज ये टाइम बहुत ले जाएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा कंजप्शन होता है इन क्वेश्चन में। दूसरी बात, इसमें लमसम वैल्यू मत ले लेना कि देखिए अपन अगर तुम लोग लमसम वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू लेना चाहे तो यही देख लो 1.0086 इसको लगभग ये 1 ले लेते तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्वेश्चन जहाँ शुरू वही खत्म हो गया था। तो थोड़ा ध्यान रखना था कि इसमें अप्रोक्स वैल्यू मत ले लेना बेटा, इसमें तो एग्जैक्टली चलना पड़ेगा, बस इसमें यही थोड़ा टाइम कंजप्शन करने का फैक्टर बनता है। ठीक है, सुनिए ध्यान दीजिए, इधर देखना ध्यान से। पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, पूरा गेम का अटका हुआ है, पूरा गेम अटका हुआ है मास डिफेक्ट पर। ठीक है, तो पहले थ्योरेटिकल मास। अब देख ध्यान देना, एक प्रोटॉन का मास कितना है mp, प्रोटॉन्स है कितने 20, ठीक है, प्लस 1 न्यूट्रॉन का मास कितना है mn, न्यूट्रॉन्स है कितने 20, तो कॉमन है तो 20 मैंने कॉमन ले लिया, ये तो क्या हो गया थ्योरेटिकल मास हो गया ना। अब प्रैक्टिकल मास तेरे को गिवन है ये ना, ये क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट आ जाएगा क्या, ध्यान दे ले यार, आ जाएगा मास डिफेक्ट। अब देख ध्यान देना अच्छे से, ये जो मास डिफेक्ट है ना, इसको मैं 931 से मल्टीप्लाई करूंगा, 931 से, तो किस में आ जाएगा ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सुन, और अगर मैं इसमें 40 का डिवाइड कर दूं पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी क्या, सीधी बात, तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी डेल्टा एम इंटू दिस, तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी। और अपने पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पूछिए, मतलब मास नंबर का डिवाइड करेंगे, मास नंबर कितना है यहाँ पे 40 का डिवाइड कर दो, बोलो जी क्लियर है क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब बेटा पूरा गेम यहाँ अटका हुआ है 20। अब देख मास ऑफ प्रोटॉन कितना है ये रहा, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये रहा, तो यहाँ पर क्या पोजीशन रहेगी, 8.54। ये आएगा मास ऑफ न्यूक्लियस कितना किया है ना, नमस्कार 39.962589। अरे वो AMU कौन बोला था,
ये अभिलाष ऋषि ये अभिलाष ये ऋषि बोल रहा है, ये ऋषि बोल रहा चलो सुनो, ध्यान देना। अब कर लोगे सॉल्व इसको? 0.367 सुनो, तो यहाँ पर बेटा इनको मल्टीप्लाई करके और माइनस करना है, ठीक है? यस सर थोड़ा इसका आंसर है 0.36। 7211 है। देखो मैथ चीटिंग हो मैं कैलकुलेटर कर रहा हूँ। सुनो, क्या मेरी बात समझ नहीं? यस 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 और नो? बस यही है टाइम कंजप्शन करने वाली चीज, और इसमें बेटा वाई प्रोसेस चलना पड़ेगा। पहले समझ गए? 0.36711 इंटू 931 अपॉन 40, और इतना आंसर है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 8.54683 कर दोगे ना? यस सर ये पैटर्न है क्वेश्चन का, क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक बार सामने देखिए, सुनिए प्लीज, इधर देखिए। बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन गिवन है 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, यही है। फिर बाइंडिंग एनर्जी फॉर अल्फा पार्टिकल गिवन है कितनी? 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। अब दोनों में से स्टेबल पूछ रहा है। अब देख, ध्यान देना, अगर सिर्फ और सिर्फ, मतलब ध्यान से सुनना अच्छे से, इन केस अगर यहाँ पर ऋषि ओनली बाइंडिंग एनर्जी होती तो आप एंश्योर नहीं कर सकते थे, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देती है, तो जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। देखो मेरी बात फिर से क्लियर कर लेना, फर्क समझना। अगर सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी देता ना, किसी न्यूमेरिकल में दे दे बाइंडिंग एनर्जी फॉर पार्टिकल एक्स एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर पार्टिकल वाई, और अगर बेटा डेटा वाइज मैथमेटिकली वैल्यू जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग बाइंडिंग एनर्जी फॉर एक्स ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी फॉर वाई कम है, तो अपन ये श्योर नहीं कह सकते कि स्टेबल एक्स से ज्यादा होगा। उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी, याद रखना है इस बात को। अगर तुम्हें ध्यान हो तो इसका ग्राफ भी था, तो ग्राफ में आपने बाइंडिंग एनर्जी का नहीं बनाया था, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी की थी, अगर याद हो तो आपको ईबी बार, तो इसके अकॉर्डिंग फिर ग्राफ बना था, याद हो तो आयरन पर मैक्सिमम एंड सो ऑन। यस सर तो ये ध्यान रखिएगा, किसी पार्टिकल के लिए पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो डैम श्योर है कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है? तो स्टेबल है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए पहले पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। ओके साहब, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए तो आइए, ईवी बार समझ में आता है? कंफर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? चलिए नेक्स्ट, मतलब ये तो समझ में आएगा। फिर आयरन के लिए आपको गिवन है डेटा, देखो सुनो, आयरन का जो न्यूक्लियस है उसकी प्रैक्टिकल मास गिवन है, ये हमने निकाला, क्वेश्चन ने खुद ने दिया था, मतलब प्रैक्टिकल मास और न्यूक्लियस गिवन है बेटा अपने को। और फिर उसके लिए बेटा ZX से फॉर्म भी गिवन है ना, देख रहे हैं आप लोग? ZX से, तो Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 26। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन Z कितना है? 26। और A मतलब मास नंबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? A माइनस Z, 30 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? कितना है? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। अब बच्चों शायद अपने से पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पूछिए, तो सेम प्रोसीजर आ जाएगा जो भी तुमने जस्ट पढ़ा है, सेम एज इट इज प्रोसीजर रिपीट होगा, कहीं कोई एक्सक्यूज नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेम कंडीशन यूज कर लो। सबसे पहले क्या निकालोगे? थ्योरेटिकल मास, डायरेक्टली पुट कर देंगे। देखिए मास डिफाइट डायरेक्टली पुट कर लेगा। पहले थ्योरेटिकल मास क्या होगा टर्म याद है ना? ZMP। तो Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 26, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.007825। फिर प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का 30 इंटू 1.00, ये क्या है? थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास कितना है? 55.9349। ओके, तो दिक्कत नहीं है। अब जो टाइम खर्च हो रहा है ना वो इसी में खर्च होना है, बस थोड़ा ध्यान नहीं, मैं तो पहले बता दूंगा, पिछले क्वेश्चन में भी 0.528। अब यहाँ पर बेटा इसको पूरे को सॉल्व करें पर
मास डिफेक्ट कितना है 0.5 528,461 AMU में आएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। सामने देख EB बार, तो इसका मतलब डेल्टा M मास डिफेक्ट इनटू 931 या 931.5 अपॉन A मतलब 56 हो जाएगा यहाँ पे। 8.78 पूरा क्लियर है क्या? तो दिक्कत परेशानी नहीं। अब डेल्टा M है 0.528461 इंटू 931, जनरली 931 करते हैं 0.5 कर लो, कोई खास बात 931 लेके चल लेते हैं कोई, अपॉन 56। तो EB बार कितना रहा? 8.78,566,4125 8.78 4125 ये अपने पास आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बोलो क्लियर है क्या? तो दिक्कत है नहीं। तो बच्चों प्रोसीजर समझ में आया? प्रोसीजर डिफिकल्ट नहीं है, कंफ्यूज नहीं करेगा, फिक्स पैटर्न है। अगर तुम लोगों ने सही आइडेंटिफाई कर लिया भाई यहाँ पर कौन सी चीज क्या है, प्रोटॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स कितने, एक तो वो, और दूसरा टर्म जो मल्टीप्लाई और ये प्लस माइनस जो टर्म, इनमें जो टाइम खर्च हो रहा है बेटा वो तो देखो होना है इसमें। अगर ये क्वेश्चन आया तो इसमें टाइम देना ही पड़ेगा, ये ठीक है ना। बाकी फिर इसके आगे थोड़ा फिक्स पैटर्न है जो बताई दिया मैंने। अगर बेटा ओनली बाइंडिंग एनर्जी पूछा सीधा 931 से मल्टीप्लाई कर देते, और पर न्यूक्लियन पूछा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिवाइड कर देते। ये है चलो क्लियर है, समझ में आ गई बात याद है? नंबर 17 पे बात करते हैं, पढ़ो जी। The binding energy per nucleon for carbon 12 is 7.68 mega electron volt per nucleus, and that for Per carbon nucleon. 13 पर per न्यूक्लियन nucleon, and that for carbon 13 is 7.47 mega electron volt per nucleon. Calculate the energy required to remove a neutron from C13 carbon 13. तो कार्बन 13 से एक न्यूट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, समझ गए नहीं समझेगा? ये है। तो जरा सोचो कि पहले कार्बन 12 की टोटल एनर्जी निकाल लो, निकालोगे? दिमाग लगाओ ना। अपने से क्या कहा गया था? अपने से कहा गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर 6C12 मतलब कार्बन 12। देख ध्यान देना, EB बार फॉर कार्बन 12 इस तरह शो कर दूं। ये गिवन है अपने को 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी 6 मतलब C12 अपॉन 12, ये मीनिंग है ना। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या था? बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब 6 से 12 में कितने मेंबर है न्यूक्लियस में? 12। तो 6 से 12 का मतलब ठीक, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन अपॉन 12। 6 से 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब न्यूक्लियस में 12 मेंबर हो गए ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी मतलब बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अगर बाइंडिंग एनर्जी ले लेते हैं 12 के लिए, और ए कितना है यहाँ पे? 12। तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी और C12 कितना आ जाएगा? 7.68 इंटू 12, समझ गए? अब आपको गिवन है बाइंडिंग एनर्जी फॉर 13, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी फॉर 13 कितना है? 7.47। ये मीनिंग हुआ? बताइए, कोई दिक्कत नहीं? अब कह रहा है कि जो C13 है, कार्बन 13, इसमें से एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो दोनों एनर्जी को अपन जो टोटल एनर्जी है ना, इन दोनों को माइनस कर देना,
तो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन के लिए जो एनर्जी चाहिए हो जाएगी अपने पास। पर तो ऐसे नहीं आ सकती क्या, मतलब ए भी बार फॉर C13। उसका रीजन होता है कि अपने को क्या करें, दोनों कंपेयर करवा के ले रहे हैं। तो 6012 और 6013, अब 13 के आइसोटॉप है तो मतलब कंपेयर करवा रहा हूँ। पर्टिकुलर 13 में से एक जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी पूछ रहा है। लैंग्वेज पढ़, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम 6C13। तो 6C13 से ओनली एक न्यूट्रॉन को निकालने की कितनी एनर्जी चाहिए, जो एक्स्ट्रा बचा हो उसकी बात है। अगर केवल अकेला ही पूछा किसी से 613 तो कोई बात ही नहीं, अगर दोनों में कंपेयर नहीं करवा रहा तो इसमें दोनों की एनर्जी निकाल रहा है। ये माइनस हाँ। और यहाँ पर C12 में कितने मेंबर है, 12, और C13 में 13 हो गए, तो एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो उस एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को निकालने की कितनी एनर्जी चाहिए, दोनों एनर्जी का माइनस कर देना। कर लोगे नहीं कर लोगे तो पक्का यस सर। आंसर निकाल लो। मेरे हिसाब से बेटा आप लोग 18 भी कर सकते हो, देखो ध्यान दो, सेम प्रोसीजर है। तो इस पैटर्न पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे। माइनस करने के बाद क्या करना सर? बस माइनस करके आंसर आ जाए। सर ये देता नहीं ना अपने को डाटा, तो फिर तो ये पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है अंदर जो दे रखी है अपने को। बच्चों आओ कुछ अलग कर लेते हैं क्वेश्चन। सर ये BI क्या होता है? BI क्या होता है BI? अरे भाई एलिमेंट होता है। जिसमें बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा एक बार। हाँ बेटा सभी, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ आयुष पढ़। How many electrons, protons and neutrons are there in 14 gram of C14, carbon 14? Avogadro's number is 6 into 10 raised to power 23 per gram atom. बच्चों अपने को 6C14 का कितना मास गिवन है, 14 ग्राम। ठीक है। और बेटा एवोगैड्रोस नंबर अपन जानते ही हैं। तो इस 14 ग्राम कार्बन में अपने को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं, ठीक है। तो पहले 14 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ मोल ले ले पर, ठीक है। तो देखो सामने देखो ना, ध्यान दो बच्चों, सभी ध्यान देना। 6C14 इसका तो मास नंबर कितना है, 14। अगर इसको मैं ग्राम में ले लूँ तो 14 ग्राम कार्बन का मतलब क्या हो गया, 1 मोल कार्बन हो गया। और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, यहाँ पर 6 into 10 raised by 23। हम सब जानते हैं 6.023 होता है, लेकिन क्वेश्चन में 6 दे दिया तो चलने दो, क्या दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी, दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि जो 14 ग्राम है उसके अंदर अपने को वैल्यूज चाहिए था। करें स्टार्ट बेटा, ध्यान सुन लो यार, ध्यान दे लो। ये हो गया, देख सुन, 14 ग्राम कार्बन मतलब 1 मोल पार्टिकल हो गए इसमें, 1 मोल कार्बन हो गया और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए, आगे नहीं आगे। तो बेटा जो तूने 14 ग्राम कार्बन इकट्ठा किया ना, उसमें कार्बन के इतने एटम्स हैं, तो देख ध्यान देना, नंबर ऑफ एटम ऑफ 6C14 इन 14 ग्राम कार्बन, या इन 14 ग्राम मास ले लो, इन 14 ग्राम मास कितना आ गया। अब बेटा एक एटम में, ओनली सिंगल एटम में प्रोटॉन्स कितने हैं, 6। यस सर। ZX से कंपेयर कर लोगे ना, यस सर। तो Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए, 6। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, A माइनस Z। 8। तो 14 माइनस 6 तो कितना आ गया, 8। डन है। यस सर। अब देख ध्यान देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 14 ग्राम, तो 14 ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6।
एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 14 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 6 into this, yes or no? पंडा समझ में आया नहीं है? नहीं आया तो बोलो सभी को, दिक्कत नहीं। और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन्स हो जाएंगे। हम न्यूट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 14 ग्राम कार्बन। 14 ग्राम कार्बन न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 8। तो 14 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे? करते मल्टीप्लाई 48। बताओ समझेगा? अब जो क्वेश्चन सिंपल है, कुछ खास नहीं, वजह थोड़ा सा टच में होना चाहिए तभी, ठीक है ना? और जो बिना टाइम बिगाड़े क्वेश्चन में 3 करके दिखा दो। पहले से पूछा था आपसे। क्या? सर वो डेंसिटी का फॉर्मूला अभी कर लेते टेंशन। अरे क्वेश्चन में 3 रीड कर लो, मैं करवा रहा हूँ। चलो एक बार अच्छे से पढ़ लो। अंकल ये वो लगे इसमें आर वाला फॉर्म आर नॉट कर दो। क्वेश्चन में 3 अच्छे से पढ़ लो बच्चों। सुनो, अब जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं उसका पैटर्न समझ लो एक बार। सुनो बच्चों, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है इसके लिए रिलेशन r इज इक्वल टू r नॉट ए रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक रिलेशन है, काम आएगा हमारे। सुनो, डेंसिटी की बात है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, न्यूक्लियस का मास क्या होगा? देखो ध्यान देना, A इंटू एम। सुन लो बच्चों, A यहाँ पर क्या है बच्चों? मास नंबर, और m क्या है? एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तेरे को पता है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों ही हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी और प्रोटॉन्स भी है या नहीं है? ठीक है, दोनों का मास नॉर्मल कैलकुलेशन में लगभग सेम ही रहता है ना। AMU स्टेज में जाके फर्क आता है। AMU स्टेज में डिफरेंस आ जाता है। एक का 1.007825 या कभी 26 लमसम, और बेटा एक का आ रहा है 1.008665 समथिंग आ रहा है। नहीं आ रहा? अभी मैंने 2-4-5 न्यूमेरिकल कर लिए। तो प्रोटॉन का मास लगभग कितना था? 1.0078252630 लमसम। ठीक है, और प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है वो 1.008665 समथिंग आ जाएगा। ठीक, लेकिन बेटा नॉर्मल कैलकुलेशन में दोनों लगभग सेम होते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल है, हम लोगों ने ले लिया एवरेज मास ऑफ एनी वन न्यूक्लियन। ठीक है आयुष, एवरेज मास ऑफ एनी वन न्यूक्लियन, समझ गए? दिक्कत? अब रही बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। बताओ है क्या? ध्यान से सुनना, टच करो। A इंटू एम अपॉन 4 पाई अपॉन 3, तो 3 को ऊपर पहुंचा दो। अब बेटा r तेरे पास है, r क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? r नॉट क्यूब इंटू a, ये आएगा ना? r क्यूब इक्वल टू r नॉट क्यूब और a, तो r क्यूब की वैल्यू रखिए r नॉट क्यूब। तो बेटा यहाँ से डेंसिटी क्या हो जाएगी? 3m अपॉन 4 पाई r नॉट क्यूब। हो गया क्या? तो दिक्कत तो बताओ, वेरिएशन नहीं। तो एक बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन का आंसर तो हो गया था। हमने बताया कि सारी वैल्यूज कांस्टेंट होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो m पाई r नॉट सब कांस्टेंट है, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आंसर जो है वो भी कांस्टेंट है। इसका डेंसिटी अपने आप में कांस्टेंट अमाउंट है। क्या है बेटे? चलो हैं 10 की पावर -15। ये दिक्कत हो गई। मैं 10 की पावर -15 है ना? हाँ, सही तो बोला क्या क्या पूछा था हमने? एक 1 FM फर्मी 1 FM क्या होता फुल फॉर्म? ये पता नहीं, पर मैंने बोला था, वही बोला था। चलो सुनो हाँ, मैंने बोला था। बच्चों, पढ़ना क्लियर है?
यहाँ पे डेंसिटी की जो वैल्यू था वो यहाँ से एक चीज और है कि कांस्टेंट रहेगी। सुनो, बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन है, प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास नंबर। ठीक है, डेंसिटी का अमाउंट खुद उसके मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी फिक्स है, चाहे किसी के लिए भी ली जाए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो लेसन जो क्वेश्चन नंबर जो भी है 3 है, कौन सा 3 है, ये आराम से सॉल्व होगा। आपको एक बार अपन बात कर लेते हैं। फर्मी वैल्यू ये मिलेगा 1.2, मतलब आर की वैल्यू 1.2 तो देखो मास जो है ना वो आपको गिवन है, एक बार पढ़ना आयुष। Calculate the density of hydrogen nucleus in SI units given R naught equals to 1.2 Fermi. एक मिनट, आर नॉट कितना है? 1.2 Fermi. तो 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर कर दोगे ऋषि? समझ गया ना, ध्यान रखो गड़बड़ मत करो। हाँ आगे। उसके बाद mass of proton equals to 1.007825 AMU. छोटा यहाँ पर प्रोटॉन जो 1.007825 है तो केजी में चेंज के लिए 1.66 इंटू 10⁻27 से मल्टीप्लाई कर दो। 1.007825 है ना, उसको 1.66 10⁻⁻ कितना हुआ, भूल गए क्या? 23 आगे माइनस का हाँ जी 667 आएगा इसलिए आगे ओके। हाँ और बेटा आर नॉट के लिए मैंने रखी थी, कर लोगे तो सॉल्व। वो एम आ गया, आर नॉट आ गया, रखो फटाफट सॉल्व कर लो। सर हमको क्या बताओगे कि फर्मी फर्मी है, कुछ दे देगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्रेस 16 mg मास इनटू इक्विवेलेंट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों बड़े आराम से सॉल्व हो गए। ये कौन सा हमारा थर्ड, फोर्थ में जो मास उसका एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना है तो बेटा E इक्वल टू mc²। यस और नो? ठीक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के चार्ज से डिवाइड कर दो। ठीक है, मास कितना है 16 mg मिलीग्राम, तो मिलीग्राम 10⁻³ और ग्राम को किलोग्राम में चेंज -3 kg करते हैं। मास 16 मिलीग्राम है, मिलीग्राम 10⁻³ और ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर ले अगेन -3। ठीक है, इंटू सी 3 इंटू 10⁸। ओके, तो दिक्कत परेशानी ना। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 5 चालू करो। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करो, स्टार्ट करो फिर। देखो बेटा 5 में क्या करोगे, R इक्वल टू R नॉट A⁻⁴ पहले एक बार फर्स्ट जो पार्टिकल गिवन है R1 तो उसके लिए मास नंबर A1 और R2 से A2 ले लेंगे पर R नॉट कैंसिल हो जाएगा तो R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 होल पावर 1/3। ठीक है, तो वाली बात नहीं, कभी जरूरत पड़े A निकालना है तो 1/3 को पावर ट्रांसफर करने का तरीका आता है ना कि 1/3 ट्रांसफर कर ओनली 3 हो जाएगा। पावर ट्रांसफर करना आता है ना, तो मैं लिखा R³ का 4 तो R इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 1/3 क्यूब को तो ट्रांसफर किया तो 1/3 तो वापस इसकी ट्रांसफर होता है वो 3 में आ जाएगा। ये पावर को ट्रांसफर करने का पैटर्न होता है, जानते हो। तो बच्चों ये फॉर्मूला यूज कर लो। मास नंबर आपको दोनों पार्टिकल से गिवन है, फटाफट रखो, सॉल्व करो। कर लोगे नहीं कर लोगे तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते अपन, ठीक है ना।
ध्यान दीजिएगा पढ़ना। The nuclear radius of oxygen 16 is 3 into 10 to the power minus 15 meter. What is the nuclear radius of lead 205? थोड़ा दोनों के मास नंबर मिल ही गए ना आपको, एक का R1 भी दे दिया ऑक्सीजन का और दूसरे का पूछ लिया, तो बेटा कर लोगे कंपेयर। तो A1 A2 मिल गया, R1 R2 कोई सा भी एक मान लो मिल गया तो R2 निकाल लो या R1 निकाल लो, कर लोगे ट्रांसफर कर लो। बेटा 6 ट्राई करो। ऐसा करो, सुनो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 भी ट्राई कर लो, जल्दी करो। तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? 60। सुनो 8 एंड 11 दोनों ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 11। चलो रे सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जी। An alpha particle has थोड़ा अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी में ध्यान दें। तो ऑप्शन अल्फा पार्टिकल की बात करें तो ऑप्शन ए क्या है बेटा? चार्ज प्लस ही। अल्फा की बात कर ले एक बार, सुनो बच्चों एक बार ध्यान दो। बेटा अल्फा का मतलब 2He4 हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम एटम नहीं था, हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा का मतलब है हीलियम न्यूक्लियस। तो इसमें बेटा 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होता है। 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये होता है अल्फा। ठीक है, दिक्कत नहीं था। तो अल्फा का अगर चार्ज लिया जाए, अल्फा का तो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन या फिर ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में। अगर मास लिया जाए तो अप्रोक्स 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ये मीनिंग होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अचार्ज प्लस ई, गलत हो गया था। अचार्ज माइनस 2E, गलत हो गया क्योंकि नेगेटिव चांस ही नहीं था। अ मास इक्वल टू दैट ऑफ न्यूट्रॉन, बेटा न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होगा क्या? ये अपने से कह रहा है। अब देख हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन और फिर होता है न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन न्यूट्रॉन में क्या फर्क होता है? एक न्यूट्रॉन। तो दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो चार्ज टू मास रेशियो इक्वल टू दैट ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये डी ऑप्शन सही है। चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज और मास का रेशियो जो है दोनों का सेम आ जाएगा। ठीक है, बताओ कैसे है? क्लियर है? चार्ज टू मास रेशियो मतलब यहाँ पर 2/4 और ड्यू, तो इसका मतलब देखो ध्यान देना, चार्ज टू मास अल्फा में चार्ज कितना है? 2 और मास कितना है? 4, तो 1/2। अब बेटा हाइड्रोजन 1H1 तो न्यूट्रॉन क्या होगा? 1H2, तो इसमें भी क्या होगा? रेशियो 1/2। तो दोनों सेम आएंगे नहीं आएंगे? तो दिक्कत तो परेशान नहीं था। सेकंड क्या कह रहा था? If an electron jumps from first orbit to third orbit, then it will एब्जॉर्ब एनर्जी, थोड़ा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सुनो इधर देखो, एक इलेक्ट्रॉन जंप करा फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, देन इट विल, तो ये क्या करेगा इसके लिए? तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर तभी जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके लिए पूछ रहे हैं कि इसके बाद 256 इसके लिए मिनट देन इट विल, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। सारी नेगेटिव बोल रहे हैं। हेलो भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। थर्ड छोड़ दो क्योंकि वो थर्ड बेसिकली नहीं है, थर्ड छोड़ दो बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज दिस, देन रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इज अबाउट, लगभग कितना होगा? देखो वैसे तो अपन जानते ही 1.097 into 10⁻7 पर मीटर, तो वैसे ऑप्शन ए आ ही गया, लेकिन इसको वाया प्रोसेस कैसे सॉल्व करेंगे वो पता है ना। इधर देखो सुनो भाई क्या कह रहे हैं,
वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज की पहली लाइन की बात हो रही है। तो देख वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λ r z स्क्वायर 1/, n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 याद है ना। ये मान लो। अब देख लाइमन देन बाल्मर, बेटा सामने देख लो एक बार फटाफट, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट। यस सर। लाइमन सीरीज जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है तो लाइमन सीरीज, बाल्मर जब सेकंड में होता है तो बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है 2, n1 ग्राउंड स्टेट 2 होता है, और एक्साइटेड स्टेट जो होती है ना वो 3 4 5 10 20 कुछ भी हो सकती है। अभी पहली लाइन की बात करें, पहली लाइन का मतलब 3 से 2 में आ रहा है, तो n2 की वैल्यू 3 हो गई। ये आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा। तो अच्छा जी, अब बंदे ने लैम्डा आपको दे रखा है 6563, देख 6563 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू आर की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है। और बच्चों हाइड्रोजन का नाम दे दिया तो जेड वैल्यू 1 हो गई, n1 की वैल्यू 2 तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 9, 536। बताओ समझे क्या। ये 9 4 तो 36, 9 माइनस 4 तो 5, तो 5/36। तो r इज इक्वल 36 नीचे आएगा उसको ऊपर 6563 सामने देख 10⁻⁻10 को ऊपर शिफ्ट कर दो 10⁻+10 सामने देख लो पहले एक बार। 36 ऊपर ये जुगाड़ कर ही दिया और ये ऊपर जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। सामने देख ये 10⁻10 है ना, इसको मैं ऐसा करूँ 00 और ये 10 और ये 7 कर दूं क्या, समझ में आई बात। और 10⁻10 था तो 1 2 3 और 7 10 हो गए ना। अब 5 2 जा, अब 3 6 7 2 0 0 3 6 0 0 into 2 7 2 0 0 6 5 6 3 और 10⁻7 अभी डिवाइड कर लो। क्यों इसकी सैलरी काट दूंगा मैं। 1.09 फंडा क्लियर है नहीं है, 1.09 फंडा क्लियर है बच्चों। ये जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है ना ये जरूर करके आना बच्चों। कल बुला लो, मैं बात किया कल क्या है? कल क्या है? कल कैलकुलेटर से इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश बुलाओ ना कल तुम्हें। हाँ सर आराम से बुलाओ। सुनो भाई गुलशन, पूरा दिन तुम्हारे पास ये था, घंटे भर के लिए आ जाना, 1 घंटे के लिए आ जाना, ठीक है ना। जैसे आज आपने जैसे आए तो कुछ सीखा, थोड़ा बहुत कल और सीख लो। अगर तुम चाहो अभी फ्री रहना अभी खींच लो, अभी जाना है, अभी जाना है, कल भी जाना है, वो जाना है। चलो ठीक है जाओ। जब स्कूल वाले बोल ले रहे हैं तब नहीं बोल रहा। सरकार से लड़, सरकार से लड़। सर एक जैसे ये क्वेश्चन